नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, इसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जैव रासायनिक चक्र। तो बच्चों, इसमें जो जैव रासायनिक चक्रण है, इसमें हम लोग जो साइकिल्स चलती हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो जरा पहले हम बुक खोलकर देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर हमारी स्लाइड्स भी तैयार हैं, जिससे मैं आपको और एक डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए पहले बुक खोलते हैं अपनी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जैव रासायनिक चक्रण में क्या है कि हमारे अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें तो हमारी विभिन्न साइकिल चलती हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जलीय चक्र, तो ये पूरी वाटर साइकिल चलती है। और इस वाटर साइकिल जलीय चक्र के बारे में आप ये 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा जीव मंडल है, तो हमने जीव मंडल के बारे में पहले के सेशंस में समझ लिया है। उस जो जीव मंडल है उसमें हमारे जैविक और अजैविक घटक प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो हैं, जो जो जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है पहले के सेशंस में, और पहले चैप्टर्स जो कर रहे हैं उसमें भी हमने ये बताया है कि अगर हम एक लिविंग बीइंग को देख रहे हो, एक नॉन लिविंग बीइंग को देख रहे हैं, तो उनके बीच में हम रिलेशन पाते हैं। अगर प्लांट है वो लिविंग है, वो एक जीवन है उसमें। लेकिन अगर हम मिट्टी को देखें तो या सॉइल को देखें तो वो एक अजैविक घटक हो गया। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये सारे अजैविक घटक है, हम इनको लिविंग उसमें नहीं रखते। लेकिन हम जो जितने भी जीव हैं, हम पेड़ पौधे ले लें, तो हम इन अजैविक घटक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है या नहीं है। और वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे पहले हमने सेशन में सीखा था कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, उनकी रूट्स नहीं होंगी, तो मिट्टी बहती चली जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। तो इस प्रकार क्या है कि इनके बीच में एक सामंजस्य है, एक आपस में कोऑर्डिनेशन है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो मिट्टी नहीं रहेगी। तो ये जो इसलिए हम कहते हैं कि इनके बीच में एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो सामंजस्य है, ये जो हमारा जीवन चल रहा है, इसको उसने एक स्थिर बना रखा है। मींस हमारी जो लाइफ है नॉर्मल, हाँ अपने रोज के उसमें हमारे डिफरेंट काम होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जो एक नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेस है वो एक मेंटेन रहते हैं। और इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो पदार्थ और ऊर्जा का यही एक स्थानांतरण है कि एक ट्रांसफर हो रहा है कि प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उससे भोजन बना रहे हैं, वो भोजन जो और जीव हैं वो उनको ले रहे हैं, और इस प्रकार पूरी साइकिल चल रही है। और जो जीव उसको ले रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार से उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो जो जीव हम हैं, वो हमारी जो श्वसन क्रिया चल रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। और हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है उससे नाइट्रोजन भी सॉइल को वापस मिल रहा है। तो हम एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन लेकर चल रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो ये संतुलन बनाए हुए हैं, इसमें आज जो के सेशन में हम जलीय चक्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जलीय चक्र जी, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेशन में नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन जलीय ये जितने चक्र हैं, हम आपको ये कहेंगे कि जो आपको पिक्चर्स दे रखी है ना, ये जो चित्र दे रखे हैं, इससे समझिए। बुक में पढ़ेंगे तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जितने चक्र हैं मैं आपको पिक्चर से समझा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं, अगर आपने इस टाइप का चित्र ड्रॉ कर लिया अपना, तो और उनकी एरोस को एक समझ लिया, तो आप उसको भाषा में आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम जो एक जलीय चक्र के बारे में देखें,
तो जो हमारा ये जो एक जो वाटर होता है, जो जहां जहां जल होता है उसमें वाष्पीकरण होता है। तो देखिए ये है, यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है। जब ये वाष्पीकरण हो रहा है तो उससे बादल बन रहे हैं। और वाष्पीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सूर्य की ऊष्मा है वो सतह के जल को गर्म कर रही है, और उसकी वो जो हीट मिल रही है उससे वाष्पीकरण हो रहा है। तो ये जो, या हम इस इंग्लिश में इसको इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये वाष्पीकरण या इवोपरेशन हुआ तो बादल, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुई। अब आप जानते हैं जब ये बादल बनते हैं तो उससे वर्षा होती है, क्लियर है। तो वो जो वर्षा है उसका जल वापस धरती पर, भूजल पर आ जाता है, क्लियर हुआ। और ये जो भूजल धरती पर आता है, ये जो नदियां हैं उनमें गिरता है, जो आपके महासागर हैं, सागर हैं, उनमें गिरता है। और इस टाइप से वो फिर से जो जल साइकिल जो इवोपरेशन होके ऊपर गया था, वो वापस नदियों, आपके समुद्र में, आपके ओशंस में वो वापस आ जाता है। और जो धरती पर गिरता है, हाँ सीमेंट वाली जगह में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितनी कच्ची जमीन है वहां पे वो फिर से अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, भूजल बन जाता है। और देखिए इसमें भूजल के आपको डिफरेंट लेवल दिखा रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर की सतह पर जाता है, थोड़ा नीचे की सतह पर जाता है, और नीचे की सतह पर जाता है। और यही भूजल क्या होता है, वो तालाब वहां पे बनते हैं, या आपके नदियां बनती हैं। तो इस प्रकार, वैसे नदियां तो जो पहाड़ से पानी, जो हमने पहले आपको सेशन में, एक दो सेशन पहले बताया था कि जो ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं वो नदियों में बनते हैं। लेकिन जहां जहां आप देखते हैं ना झरने बन रहे हैं, कुछ है, तो कहीं कहीं जो पानी अंदर जमीन में आपके जो सोखा गया है, वो किसी ना किसी रूप से बाहर आता है। तो झरने भी जब गिरते हैं, कई झरने का पानी जब मिलता है तो नहर बन जाती है, नहर जब मिलती है तो नदियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये वाष्पीकरण, और फिर जब यहाँ पे सतह का जो जल है फिर से उसका वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है। और इसलिए हम इसको कहते हैं, ये पूरा एक चक्र बन रहा है। और ये पूरा हमने ये जल से रिलेटेड समझा है, तो ये जलीय चक्र आ जाता है। ऊपर से जो आपका जो एक ये जो वाष्पोसर्जन की क्रिया है, ये सतही जल से तो होती है, पेड़ों से भी होती है। क्योंकि पेड़ में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो इवोपरेट कर देते हैं। तो वो भी क्या होता है, वाष्पीकरण हो रहा है। और जब और थोड़ा सा धरती की सतह से ऊपर जाता है तो वो ठंडा होता है, संघनन, कंडेंसेशन की प्रोसेस होता है, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया था। और आप देखिएगा, हमने एक सेशन में इसको समझाया था। आप उसको अगर समझना है तो आप वो सेशन फिर से देख सकते हैं। और फिर वो जो होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती हैं बड़ी बूंदें बनती हैं, वो बारिश या वर्षा के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है। इसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी श्वसन क्रिया द्वारा वाष्पीकरण होता है। तो इस प्रकार ये पूरा जलीय चक्र चलता है। और यहाँ पे ये जो आपको बता रखा है भाषा में, इसको मैं आपको स्लाइड्स में और समझाती हूँ। तो जैव रासायनिक चक्र की बात करते हैं तो जीवमंडल के जैव और अजैविक घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। पौधे विभिन्न तत्व, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर तथा खनिज जल भूमि, वायु से प्राप्त करते हैं। ये तत्व विभिन्न स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस प्रक्रम को हम जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये जैव रासायनिक चक्र की आपको यहाँ पे परिभाषा रूप में बता दिया। जल चक्र की बात करते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी, जल वाष्प बनता है। पानी, या आप इसको जल भी बोल सकते हैं, मैं ब्रैकेट लगाना रह गया हमारा, और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जल चक्र कहलाता है। तो ये एक हमने, अगर आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन देनी है तो आप इसको इस रूप में दे सकते हैं।
इसको डिटेल में करना है तो यहाँ आपको समझा रहे हैं कि महासागरों, समुद्रों, झीलों तथा जलाशयों का जल सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वे वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल मुक्त करते हैं। तो ये आपको हमने पौधे का बता दिया। जंतुओं में श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया से जलवाष्प वातावरण में जाती है। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। तो ये जो स्टेप्स आपके बताए हैं, ये तीनों बताए हैं कि किन किन सोर्सेस से आपका वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। भूजल की बात करते हैं तो जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, उसमें से कुछ जमीन में चला जाता है। इस जल को भूजल कहते हैं। तो यहाँ बच्चों आज हमने बताया कि कैसे ये पूरी जल क्रिया चलती है और इसमें जो पूरी एक वाटर साइकिल है इसको पूरा बताया है। मैंने आपको पिक्चर से भी समझाया है, हमने आपको पॉइंट्स में भी समझाया है। अब आपका यह है कि आप अपना एक कॉपी में नोट बनाएं, जो हमने आपको यहाँ पॉइंट्स में बताया उसको नोट करें, और जो आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, और अगर आपके पास कोई और बुक है, आप वाटर साइकिल हमेशा सेम होती है, बस उसका कलर्स में चेंज हो जाता है। आपको अगर कहीं गाय दिखाई है तो वहां पे कोई और जीव जंतु दिखा सकते हैं, पेड़ कोई और रूप में छोटे दिखा सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बेसिक सेम रहता है। तो अगर कोई और बुक में आपको दिखा रखा है, वो इजी लग रहा है, वो आप बना सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे इसका नोट जरूर बना लीजिए। ये बहुत सिंपल है, पिक्चर आपके सामने होगी, आप इजली उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको तब भी भाषा के में लिखने में परेशानी है तो आप ये जो मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए हैं स्लाइड्स में, वहां आप पॉज करिए वीडियो, उनको कॉपी में नोट करें, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हम कहेंगे इजिएस्ट साइकिल है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रश्न, कोई डाउट है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम एक और साइकिल के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।